नमस्कार, सलाम, मैं वरमान। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत भूमि मंच। आज का विषय सिर्फ एक कानून नहीं है। आज का विषय यह समझना है कि भारत में कानून कैसे बनते हैं, कैसे लागू होते हैं और कैसे कई बार अच्छे इरादों से बने नियम धीरे धीरे ऐसे औजार बन जाते हैं जिन पर खुद संविधान को पहरा देना पड़ता है। भारत में कोई भी कानून चाहे कितने ही अच्छे इरादों से क्यों न बनाया गया, वो संविधान से ऊपर नहीं होता। कानून बनाना सरकार का अधिकार है, लेकिन उसकी संवैधानिक वैधता की अंतिम कसौटी न्यायपालिका होती है। जब किसी कानून के लागू होने से मौलिक अधिकारों की हनन, मनमाने इस्तेमाल, शक्ति के असंतुलन या दुरुपयोग की आशंका पैदा होती है, तब संविधान खुद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप करता है। यही वजह है कि कई बार अदालतें किसी कानून को तुरंत रद्द नहीं करती, बल्कि उस पर रोक लगाकर यह जांचती है कि क्या यह नियम समानता के अधिकार, प्राकृतिक न्याय, संघवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है या नहीं। ऐसे मामलों में संविधान पहरेदार की भूमिका निभाता है, ताकि कानून सत्ता का औजार न बन जाए बल्कि नागरिकों की रक्षा का माध्यम बना रहे। यही प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा है, जहां सरकार कानून बनाती है, लेकिन संविधान यह तय करता है कि वह कानून देश के लिए न्यायपूर्ण है या नहीं। ऐसे ही आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के उस नए कानून की, जिसे यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 के नाम से जारी किया गया और जिसे यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समान अवसर यानी इक्विटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार बताता है। इस कानून के तहत यूजीसी ने पहली बार यह अनिवार्य कर दिया कि देश के हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय और हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी सेल्स बनाए जाएंगे, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित होंगे और निगरानी से जुड़ी अस्थायी संस्थागत व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, ताकि किसी भी छात्र, शोधार्थी या कर्मचारी को उसकी जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव, अपमान, मानसिक उत्पीड़न या अवसरों की असमानता से सुरक्षा मिल सके। कागज पर यह व्यवस्था एक सुरक्षित, समावेशी और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण का वादा करती है, लेकिन इसी कानून में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को इतना व्यापक बना दिया गया है कि अब इसके दायरे में अकादमिक मूल्यांकन, शोध पर्यवेक्षण, प्रशासनिक निर्णय, हॉस्टल आवंटन, छात्रवृत्ति प्रमोशन और यहाँ तक कि इंटरपर्सनल बिहेवियर भी आ सकता है। इस फ्रेमवर्क का मुख्य फोकस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और कर्मचारियों पर रखा गया है। लेकिन यहीं से वह सवाल पैदा होता है जो आज देश भर के कैंपसों, शिक्षाविदों और संवैधानिक विशेषज्ञों को बेचैन कर रहा है। क्या इस पूरे सिस्टम में सामान्य या गैर अनुसूचित वर्ग के लिए कोई सुरक्षा मौजूद है या नहीं? नए नियमों के तहत इक्विटी कमेटी, इक्विटी एम्बेसडर्स और मोबाइल इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कॉट्स जैसी नई संस्थाएं बनाई जाएंगी, जो नियमित रूप से कॉलेजों, विभागों, प्रयोगशालाओं, हॉस्टलों और कैंपसों के अन्य हिस्सों में जाकर निगरानी करेंगी, शिकायतें दर्ज करेंगी और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेंगी। अगर कोई भी संस्थान इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो यूजीसी के पास यह अधिकार होगा कि वह उस संस्थान की मान्यता निलंबित कर दे, डिग्री प्रोग्राम रोक दे या उसे शैक्षणिक योजनाओं और फंडिंग से बाहर कर दे। यानी अब नियमों का उल्लंघन एक औपचारिक चूक नहीं, बल्कि संस्थान के अस्तित्व पर सीधा खतरा बन सकता है। यूजीसी और इस कानून का समर्थन करने वालों का कहना है कि भारत में आजादी के इतने दशकों बाद भी उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव, सामाजिक अलगाव और मानसिक उत्पीड़न के मामले सामने आते रहे हैं। 2012 में जारी किए गए एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस केवल सलाहकारी साबित हुए, जिनका जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी असर नहीं पड़ा, और 2025 में पेश किया गया ड्राफ्ट भी लागू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में पहली बार नियमों को कानूनी रूप से बाध्यकारी और दंडात्मक बनाना जरूरी था। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव सिर्फ अकल्पनीय या पुराने आरोप नहीं है, बल्कि इसके कई गंभीर और रिपोर्टेड उदाहरण हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने यह झेला कि दलित छात्र के रूप में उसे सामाजिक बहिष्कार, हॉस्टल से निकालना और छात्रवृत्ति रोकना जैसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर पायल तड़वी को आदिवासी होने के कारण
लगातार जाति सूचक टिप्पणियां, अपमान और मानसिक प्रताड़ना सहना पड़ा, जबकि संस्थागत शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आईआईटी बॉम्बे में दर्शन सोलंकी को एससी होने के कारण अलग थलग किया गया। अकादमिक दबाव और संस्थागत असमर्थता झेलनी पड़ी। आईआईटी मद्रास में अंबेडकर पेरियार स्टडीज सर्कल पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं, जबकि अन्य विचारधाराओं को छूट मिली। एम्स और कई मेडिकल कॉलेजों में एससी एसटी छात्रों को परीक्षा में जानबूझकर कम अंक फेल करने की धमकी और आरक्षण से आए हो जैसे ताने झेलने पड़े। ओबीसी छात्रों ने जेएनयू, डीयू और आईआईटी में मेरिट रिसर्च गाइड बदलने और स्कॉलरशिप या प्रमोशन में देरी जैसी परेशानियों की शिकायत की। और छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आदिवासी छात्रों को माओवादी लिंक जैसे आरोपों में फंसाया गया, दाखिले रद्द किए गए और पुलिस केस दर्ज किए गए, जबकि बाद में कई मामलों में सबूत नहीं मिले। इन सभी उदाहरणों से साफ है कि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संरचनात्मक और संस्थागत स्तर पर मौजूद है। और यही कारण है कि कानून बनाना आवश्यक था। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि नए नियम संतुलित, जवाबदेही और दुरुपयोग रोधी है या नहीं। साथ ही साथ सवाल यह भी उठता है कि यूजीसी 2026 के नए नियमों को लेकर विरोध सिर्फ कुछ ही लोगों में क्यों है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, ठाकुर, वैश्य, बनिया, कायस्थ, भूमियार, ये सभी जनरल कैटेगरी में आते हैं। मुस्लिम में सैयद, शेख, पठान, मुगल, ईसाई में अपर कास्ट, ओरिजिन, क्रिश्चियंस और एल्गो इंडियंस, सिख में खत्री, अरोड़ा, जाट, जैन बौद्ध की बात की जाए तो ज्यादातर जैन जनरल कैटेगरी में। तो इतने सारे लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, फिर भी विरोध में मुख्य रूप से कुछ ही वर्ग के लोग ही सक्रिय इतना क्यों दिख रहे हैं? बाकी जनरल कैटेगरी की जातियां चुप क्यों हैं? क्या उन्हें लगता है कि नियमों का दुरुपयोग केवल कुछ हिस्सों के खिलाफ होगा, या उन्हें लगता है कि यह कानून उनके लिए सीधे खतरा नहीं बन रहा? यही सवाल, यही असंतोष पूरे विवाद का मूल है। लेकिन जैसे ही यह कानून लागू होने की ओर बढ़ा, वैसे ही इसके संभावित दुरुपयोग, असंतुलन और संवैधानिक प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे। और यही वह बिंदु है जहां सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत ने यूजीसी 2026 के अमल पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि जब तक इन नियमों की संवैधानिक वैधता और संतुलन की जांच नहीं हो जाती, तब तक 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। यह रोक केवल अंतरिम आदेश नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अदालत को इस कानून में दुरुपयोग की वास्तविक आशंका दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता हमें भारत के उन कानूनों की याद दिलाती है जिनका इतिहास यही बताता है कि अगर किसी कानून को अत्यधिक शक्ति दे दी जाए और उसके साथ पर्याप्त सेफ गार्ड न हो तो वह न्याय का माध्यम नहीं बल्कि दमन का औजार बन जाता है। यूएपीए और एनएसए जैसे कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लाए गए, लेकिन आज उनकी पहचान पहले जेल, बाद में न्याय बन चुकी है। अगर कानून का गलत इस्तेमाल किसी एक धर्म या एक समुदाय तक सीमित होता तो भीमा कोरेगांव केस में फादर स्टैन स्वामी इलाज और जमानत के इंतजार में जेल में अपनी जान न गवाते। सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, रोना विल्सन, अरुण फरेरा और महेश राउत सालों तक बिना सजा के जेल में बंद न रहते। दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी और शिफाउर रहमान आज भी ट्रायल के इंतजार में जेल में न होते। गोरखपुर के एक डॉक्टर कफील खान को एक भाषण के लिए एनएसए के तहत महीनों जेल में न भेजा जाता। केरल में पत्रकार सिद्दीक कप्पन वर्षों तक बिना दोष सिद्ध हुए जेल में न रहते। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी युवाओं को माओवादी लिंक के नाम पर 5 साल से अधिक साल जेल में रखकर अदालतें यह न कहती कि सबूत ही नहीं। और आज लद्दाख में शांतिपूर्ण आंदोलन के नेतृत्व करने वाले सोनम वांगचुक को भी एनएसए जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत बिना किसी सजा के हिरासत में न लिया जाता। यही वह ऐतिहासिक संदर्भ है जिसमें यूजीसी 2026 को देखा जाना चाहिए। सवाल यह नहीं कि जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या संतुलन, बिना जवाबदेही और बिना दुरुपयोग रोकने के तंत्र के बनाए गए कानून भविष्य में वही रास्ता नहीं अपनाते जो यूएपीए और एनएसए ने अपनाया। आलोचकों का कहना है कि यूपीटी स्क्वाड्स और एम्बेसडर्स जैसी व्यवस्थाएं एक खुले और भरोसेमंद अकादमिक माहौल की बजाय निगरानी डर
और संदेह की संस्कृति को जन्म दे सकती है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को और अकादमिक स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है और झूठे या दुर्भावपूर्ण आरोपों के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा न होने से निर्दोष लोग फंस सकते हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक केवल यूजीसी 2026 पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि समानता लाने के नाम पर कहीं हम एक ऐसा कानून तो नहीं बना रहे जिसका जवाब आने वाले वर्षों में अदालतों को देना पड़े। अब सवाल आपसे यह है, क्या हम इतिहास से सबक लेंगे या फिर एक बार फिर कानून को इतना ताकतवर बना देंगे इंसाफ को खुद कटघरे में खड़ा होना पड़े, या फिर इसे इतना कमजोर बना दिया जाए कि जातिगत भेदभाव SC ST के लिए एक अभिशाप बनकर रह जाए। नमस्कार, मैं हूं अरमान, आप देख रहे थे भारत भूमि मंच। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।